हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग सब मस्त होंगे। तो जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर को जारी कर दिया है, आपको पता होगा। तो 2026 के लिए जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसी का क्लास 10 का हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट को देखने वाले हैं, तो इसका आज हम ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना है आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में वो चीज मौजूद है। तो आज हम यहाँ पे इंग्लिश का क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो मॉडल पेपर आपके 2026 के लिए जारी हुआ है। तो चलिए टाइम पास ना करते हुए एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को बताते हैं इसका सारा क्वेश्चंस का आंसर। चलिए सबसे पहले आप लोग का 1 से 30 तक आपका जो सेक्शन ये रहेगा, वहां पे आप लोगों को एमसीक्यू पूछा जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग को पता होगा बाबू कि ऑब्जेक्टिव आपका एमसीक्यू जो क्वेश्चंस रहेगा वहां पे भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, पैसेज वगैरह है ना। और हमारा सब्जेक्टिव में भी पैसेज आएगा। तो पैसेज से आप लोग को डरना नहीं है, पैसेज आपको हर जगह पूछ रहा है, चाहे बात ऑब्जेक्टिव की हो चाहे बात सब्जेक्टिव की हो, हर जगह पैसेज को पूछ रहा है। तो 31 से लेकर हम लोग पैसेज को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे कि पैसेज आखिर क्या क्या कह रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले पैसेज को हम लोग केयरफुली रीड करेंगे, है ना। चलो पढ़ते हैं पहले पैसेज को। है ना, पैसेज पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी टुडे। कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु का अचानक बदलना, जलवायु परिवर्तन, ये आजकल क्या है, बहुत बड़ा चैलेंजेस है जो हमारे मानवता के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है ना, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है और हमारे लिए नुकसानदेह है। क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी टुडे। आजकल जलवायु परिवर्तन से जो मानवता है वो लोग बहुत बड़ा चैलेंजेस है उनके सामने फेस कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से कहीं सुखाड़ कहीं बाढ़, है ना, तो इस तरह की चीजों को फेस कर रहे हैं। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर हैव लेड टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स। जो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रही है ना, जो वैश्विक तापमान बढ़ रही है ना, वैश्विक तापमान बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ का जो पहाड़ होता है वो पिघल रहा है। अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल मतलब होता है जो बारिश होता है ना वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। मतलब बहुत ज्यादा कहीं बारिश हो रही, कहीं बहुत कम हो रही, कहीं सुखाड़ हो रहा है तो कहीं एकदम बारिश ही नहीं हो रही है और कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ हो रही है ना। अनप्रेडिक्टेबल मतलब उसका पैटर्न सही से नहीं है। मतलब होता है कि बारिश एक अच्छे ढंग से हो, वो अच्छे ढंग से नहीं हो रही, कहीं एकदम बारिश नहीं हो रही है तो कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे क्या होता है, फसल बर्बाद होते हैं। एंड फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, जो वैश्विक आपदाएं, है ना, फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स, जो वैश्विक आपदाएं होते हैं वो सब क्या हो रहा है, बढ़ रही है, आपदाएं भी बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट इफ अर्जेंट स्टेप आर नॉट टेकन द अर्थ विल फेस सेवर consequence like food scarcity, loss of biodiversity and rising sea levels। कह रहा है कि जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर इसके खिलाफ कोई अर्जेंट, अचानक से, मतलब इसके खिलाफ अगर हम लोग जल्दी से कोई अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो इससे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा पे बात आ जाएगी, हमारा खाद्य सुरक्षा पे बात आ जाएगा। अगर हम लोग ग्लोबल जो टेम्परेचर जो बढ़ रही है उसको अगर हम लोग स्टेप, उसके खिलाफ अगर हम लोग निर्णय नहीं लेते हैं, जलवायु परिवर्तन हो रही है, अगर उसके खिलाफ हम लोग निर्णय नहीं लेते हैं, उसको लेकर निर्णय नहीं लेते, ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो इससे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा में उसका खतरा हो जाएगा। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्या हो रहा है, जैव विविधताएं में लॉस हो रही है, जैव विविधताएं में कमी आ जाएगी, है ना। कई सारे आप देखते हुए कि इसके कारण बहुत सारा वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं, बहुत सारे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत सारे पक्षियां विलुप्त होते जा रही है ना। एंड राइजिंग सी लेवल्स, और समुद्र की जो लेवल है वो बढ़ते जाएगी, है ना, इससे यही नुकसान है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया की जितने भी गवर्नमेंट, जितने देशों के सरकारें हैं, वो कह रहा है आर प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड पावर। कह रहा है बच्चों कि जो गवर्नमेंट है ना, दुनिया भर की जो सरकारें हैं, है ना, तो वो लोग क्या कर रही है, प्रमोट कर रहा है, किसको प्रमोट कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी मतलब होता है नवीकरणीय संसाधन, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि सोलर पावर,
विंड पावर, है ना, सोलर ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, तो ये सब वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ताकि जो वैश्विक तापमान है वो घटाई जा सके, है ना, डिजास्टर से बचाई जा सके। सच एज सोलर एंड विंड पावर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, है ना, क्या कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर पावर है, विंड पावर है, उसको बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है बच्चे? ताकि हम लोग फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो जाए। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है मेरे बच्चे, जो पेट्रोल है ना, जो निर्भरता उस पे पेट्रोल पे है, कोयला पे है, वो सब चीजें पे जो निर्भरता है उस पे कम हो सके, क्योंकि ये सब क्या करता है, प्रदूषण को उत्पन्न करता है ना। हाउएवर इंडिविजुअल एफर्ट्स लाइक प्लांटिंग ट्रीज, कह रहा है कि हाउएवर इंडिविजुअल एफर्ट्स लाइक प्लांटिंग ट्रीज, कह रहा है कि हम इंसानों को भी, हम व्यक्तियों को भी इसके लिए एफर्ट्स लगाना चाहिए। केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, सबके भरोसे, है ना, पूरी दुनिया के भरोसे अगर आप ये चलते हैं, उसके साथ चलते हैं, सब मिलकर चलते हैं, इसके खिलाफ काम करते हैं, तभी हम लोग जलवायु परिवर्तन से रोक सकते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स चाहिए, सबका एफर्ट चाहिए, केवल सरकार का एफर्ट्स से नहीं हो पाएगा, हम लोगों का भी एफर्ट चाहिए, जनता का एफर्ट चाहिए, है ना। वही कह रहा है, जैसे कि प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाओ, है ना, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज को कम करना, प्लास्टिक की जो चीजें होती है, पॉलीथीन होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उसके उपयोग को कम करना। एंड कंजर्विंग वाटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और पानी का संरक्षण, जल संरक्षण उसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग इस सब चीजों से, जलवायु परिवर्तन से बच सकते हैं, है ना। द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कॉर्पोरेशन फ्रॉम एवरी नेशन एंड एवरी इंडिविजुअल, कह रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अगर हम लड़ते हैं तो सब मिलकर लड़ना पड़ेगा, सब देशों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, एवरी नेशन, सब राष्ट्र को, सब देश को मिलकर लड़ना पड़ेगा, एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, है ना। इसका कहना मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन को अगर हम लोग रोकना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सरकार को भी और सारी जनता को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 31 आपका सब्जेक्टिव रहेगा, पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी टुडे। बाबू पैसेज आपका क्वेश्चन रहेगा, पैसेज में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी टुडे इज क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। बाबू जलवायु परिवर्तन आज के टाइम पे मानवता के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ 32 नंबर का, मेंशन एनी टू इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, कोई दो ऐसे कारणों को बताइए जो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है ना, वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है, कोई दो कारण को बताइए। क्या कारण है, हम लोग अभी पढ़े, क्या कारण बच्चे, कि द टू इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, है ना, जो टू इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब क्या है बच्चे कि कोई ऐसे दो कारणों को बताइए जो ग्लोबल टेम्परेचर के कारण हो रहा है ना। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसके दो इफेक्ट्स को बताइए, उसके दो परिणाम को बताइए। एफर्ट होता है मेरे बच्चे परिणाम, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना, है ना, परिणाम होता है, ठीक है। तो जो वैश्विक टेम्परेचर बढ़ रही है, ठीक है, वैश्विक टेम्परेचर जो बढ़ रही है उसके दो परिणाम को बताइए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, मेंशन एनी टू इफेक्ट्स, है ना, मेंशन एनी टू इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है ना, तो उसके दो परिणाम को बताइए, क्या उससे नुकसान हो रहा है, क्या उससे उसके कारण जो हो रहा है, क्या हो रहा है उसके कारण, क्या हो रहा है मेरे बच्चे, मेल्टिंग ग्लेशियर, है ना, जितने सारे ग्लेशियर है उसको पिघल जा रहा है, एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, कहीं सुखाड़ कहीं बारिश ऐसा हो रहा है, मतलब जो बारिश की हम लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं उसके मतलब जो बारिश हम लोग उम्मीद भी नहीं करते वैसा बारिश हो रहा है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, कहीं बहुत कम बारिश हो रहा है ना। इसके दो परिणाम यही है, क्या परिणाम है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अनप्रेडिक्टेबल बारिश हो रही है। चलो आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ बच्चे 33 नंबर का क्वेश्चन, है ना, 33 नंबर का सवाल, व्हाट डू साइंटिस्ट वार अबाउट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, है ना, कि क्या कह रहा है, जो वैज्ञानिक है वो लोग किस चीज को वार्न किया, फ्यूचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो फ्यूचर है, पृथ्वी का जो भविष्य है उसको लेकर क्या वार्निंग दी है, क्या चेतावनी दी है, चलो देखते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट इफ अर्जेंट स्टेप आर नॉट टेकन, अगर हम लोग कोई जल्दी से कोई स्टेप अगर इसके खिलाफ नहीं लेते, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अगर कोई हम लोग स्टेप नहीं लेते हैं, तो द अर्थ विल फेस सेवर consequences such as food scarcity, loss of
बायोडाइवर्सिटी एंड राइजिंग सी लेवल। जैसे कि हम लोग पैसे में पढ़े कि इससे अगर हम लोग साइंटिस्ट हम कहना है, चेतावनी दिया है कि इसके खिलाफ अगर हम लोग नहीं लड़ते हैं, इसके खिलाफ हम लोग कोई प्लान नहीं तैयार करते हैं, तो इससे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा में कमी आएगी, बहुत सारा वैश्विक मुद्दा ऐसा पैदा हो जाएगा जिसमें जैव विविधता में कमी आएगी, है ना, समुद्री लेवल बढ़ जाएगा। समुद्री लेवल बढ़ने से क्या होता है मेरे बच्चे, तटीय शहरों को नुकसान है, वहां बाढ़ आने का खतरा पड़ता है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा होता है 32 नंबर का। नेम एनी टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मेंशन इन द पैसेज। कौन कौन सा तो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, पावर एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई शुड डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स बी रिड्यूस। क्यों हम लोग को फॉसिल फ्यूल्स, है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंस को कम करना पड़ेगा। मतलब जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंड है ना, जैसे कि पेट्रोलियम पे डिपेंड है, कोयला पे डिपेंड है, तो क्यों जरूरी है कि इस पे हम लोग डिपेंडेंस को कम करें। क्यों जरूरी मेरे बच्चे, क्योंकि ये लोग ना प्रदूषण पैदा करता है। क्या करता है, क्यों प्रदूषण पैदा करता है और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, आपदाएं को बढ़ाता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, राइट टू इंडिविजुअल एफर्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। दो ऐसे इंडिविजुअल एफर्ट्स बताइए जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं। क्या क्या है बाबू, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाकर, एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक के उपयोग को कम करके। रिड्यूसिंग मतलब बच्चे कम करना, क्या होता है बाबू, कम करना, है ना, कम करना। पैसेज से देख देख के आप लोग का आंसर लिखना है, ठीक है, पैसेज में सारा आंसर लिखा हुआ है, मैं दिखा दूं, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, राइट टू इंडिविजुअल एफर्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। दो ऐसे इंडिविजुअल एफर्ट्स, क्या लिखा हुआ है, देखो कहां पे देखना, आप लोगों को देखने में दिखाता हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखो कहां पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, है ना, कहां पे लिखा हुआ है बाबू, कहां पे लिखा हुआ है, अभी मैंने पढ़ा, कहां पे लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फॉसिल इंडिविजुअल एफर्ट्स लाइक प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लास्टिक यूज, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, है ना लिखा हुआ। बस इसी तरीके से देख देख के आप लोग को लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहां तक लिखा हुआ था, हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे बाबू, हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे, 36 नंबर तक। अब बढ़ते हैं 37 नंबर। क्वेश्चन क्या है, हु शुड कॉर्पोरेट टू फाइट क्लाइमेट चेंज। किसको क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हम लोग को लड़ना है, तो किसके किसके कॉर्पोरेट की जरूरत है, तो एवरी नेशन, प्रत्येक राष्ट्र की जरूरत है। ये नहीं कि भारत में अगर हम लोग तैयारी कर लिए, मान लेते भारत सरकार तैयारी कर ली, भारत के लोग तैयारी कर लिए कि अब हम लोग जलवायु परिवर्तन को रोकना है, हम लोग किसके लिए प्रयास उठाएं, तो दूसरा देश को भी तो सोचना पड़ेगा ना, है ना, दूसरा देश को भी सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा, जो पड़ोसी है, ये चीन है ना, और बहुत सारे देश है, अमेरिका भी है, जैसे जापान भी है, कतर भी है, तो सारे जितने सारे देश है, रसिया है, बहुत सारे देश है, तो सभी राष्ट्र को एक साथ आना पड़ेगा इसके खिलाफ लड़ने के लिए, और प्रत्येक नागरिक को साथ देने की जरूरत है ताकि हम लोग जलवायु परिवर्तन को रोक सकें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, मेंशन वन सेवरल कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में कौन सा एक ये आपदाएं हैं जो बढ़ रही है, कौन सा आपदाएं बढ़ रही है, कोई एक लिखना है बाबू, मेंशन केवल वन, केवल एक आपदा लिखना है, तो क्या है यहाँ पे, सी लेवल, आवर सेवरल कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज राइजिंग सी लेवल, समुद्री लेवल को बढ़ावा दिया, बढ़ जा रहा है, इससे जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, समुद्री लेवल जो है बढ़ जा रहा है। आप यहाँ पे एक और आंसर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, अभी हम लोग पढ़े खाद्य सुरक्षा, फूड, अभी ऊपर पढ़े, जो जरूरी नहीं मैं यहाँ जो लिख रहा हूं वही लिखना, आप लोग को कोई एक मेंशन किया हुआ है, और पैसेज में 3 चीज लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है पैसेज में, आप लोग को लिखा हुआ है सी लेवल्स, है ना, और लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा, और लिखा हुआ है जैव विविधताओं में कमी, आप लोग ऊपर अभी पढ़े, तो आप यहाँ पे फूड सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग का मन जो आप लोग को मिलता है और उस तरह से आप लोग को लिखना है। चलो आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन सी। अब यहां पे आप लोग का 31 से लेकर, है ना, 31 से लेकर बाबू, 31 से लेकर, एक सेकेंड, हाँ चलो 31 से लेकर 38 तक आपका पैसे से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे लेटर को, क्या लेटर है, 80 से 100 वर्ड में लेटर लिखना है। चलो लेटर देखते क्या लेटर लिखा हुआ है, आप लोग को लेटर बनाने के लिए दिया जाएगा 39 नंबर से, है ना, 39 नंबर से आप लोग को लेटर बनाने के लिए दिया जाएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है, टेलिंग हिम हर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग
क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, आपका क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक आ रही है उसके बारे में आप लोग को आपकी क्या तैयारी है उस चीज को वर्णन करना है पत्र में। चलो वर्णन करते हैं, देखते हैं क्या है हमारी तैयारी, है ना। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डियर रवि, जब इनफॉर्मल लेटर की बात आएगी मेरे बच्चे, जब दोस्त को पत्र लिखेंगे, जब हम पिता को पत्र लिखेंगे, जब माँ को पत्र लिखेंगे, जब भैया को पत्र लिखेंगे, इनफॉर्मल जब हम किसी मामा को पत्र लिखेंगे, मम्मी को पत्र लिखेंगे, तो इसमें हमारा डियर शब्द का यूज होता है, ठीक है, डियर शब्द का यूज होता है। और रिस्पेक्टेड वगैरह हो गया, टू हो गया, ये सब हमारे फॉर्मल में यूज होता है। तो चलिए हमारा यहाँ पे ये इनफॉर्मल की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे डियर रवि, है ना, जो आपके दोस्त है वहां पे नाम आप लिख सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, किसी किसी बच्चों को ना लेटर से बहुत ज्यादा डर पैदा मन में आ जाता है, बहुत ज्यादा डरते लेटर कि लेटर बहुत टफ है। देखो कितना इजी है, मैं बता रहा हूं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, यू आर डूइंग वेल, आप अच्छा कर रहे होंगे, है ना, कर रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छा कर रहे हो। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूं तोड़ तोड़ के, टू टेल यू, आपको बताने के लिए, अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं आपको पत्र लिख रहा हूं बताने के लिए कि मेरी तैयारी क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन का कैसा है। आपका भी एग्जाम आ रहा होगा, आप एक पत्र लिख के देखो, है ना। चलो, आई हैव कंप्लीटेड द सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड नाउ आई एम रिवाइजिंग रेगुलरली, है ना, कह रहा है कि मैंने सारा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रही है उसके सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, सारे विषय का। एंड नाउ आई एम रिवाइजिंग रेगुलरली, मैं सब चीज को रेगुलर रिवाइज कर रहा हूं, है ना, कितना अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। आई सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहा हूं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहा है, ये बच्चा टॉप करेगा, ठीक है। एंड सेम पेपर्स एवरी डे, है ना, ये मैं जो सैंपल पेपर्स एवरीडे, है ना, कह रहा है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रत्येक दिन और सैंपल पेपर्स को प्रत्येक दिन में पढ़ रहा हूं और सॉल्व कर रहा हूं। जैसे आप लोग का भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा, आप लोग का भी साइंस सब्जेक्ट होगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो नीचे आप लोग का स्क्रीन पे चल रहा होगा हमारा ऐप के बारे में, प्ले स्टोर में जो ऐप मौजूद है मिशन 2 वाले सर, वो ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे क्रैश कोर्स चल रहा है, उस ऐप की मदद से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स, आप ये सब वहां पे पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रहता है। चलो क्या लिखा आगे, माय टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, मेरे शिक्षक जो है मुझे बहुत सपोर्टिव करते हैं, बस वो पढ़ोगे सपोर्ट करेंगे सब, ठीक है। एंड दे हेल्प मी, वे लोग मुझे हेल्प भी करते हैं, तोड़ तोड़ के समझना है, ठीक है। इन क्लियरिंग डाउट्स, और हम लोग क्या करते हैं, डाउट को क्लियर करते हैं। जब मुझे डाउट है, सर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो डाउट को क्लियर करते हैं, वो उसको बता रहा है, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट, मुझे आत्मविश्वास है, विथ रेगुलर स्टडी एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं रेगुलर पढ़ रहा हूं और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूं। बाबू प्रो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप लोग भी अपना अपना टाइम मैनेजमेंट कर दो। ये नहीं कि हर घंटों भर आप लोग गेम खेल रहे हो, वो सब नहीं करना है, पढ़ाई के से रिलेटेड आप लोग को काम करना है, अगर टॉप करना है तो, ठीक है। आई विल स्कोर गुड मार्क्स, कितना कॉन्फिडेंस में है कि मैं अच्छा करूंगा। क्यों अच्छा करूंगा, क्योंकि बाबू यह प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहा है। प्लीज राइट टू मी अबाउट योर प्रिपरेशन टू, आपका तुम्हारा कैसा प्रिपरेशन है मुझे लिखो। योर लविंगली गणेश, आप लोग को इनफॉर्मल लेटर में जब दोस्त को पत्र लिखोगे मेरे बच्चे, तो ये लाइन आप लोग जरूर लिखना। देखिए गणेश कितना अच्छा बच्चा है ना, बहुत मेहनत कर रहा है। चलो आगे लगते हैं, अब एक और पत्र लिखा हुआ है, एक और पत्र आपका लिखा हुआ है। राइट एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स। सेक्शन सी में आप लोग का 2 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। 39 है और आप लोग का 40 है ना, 40 है और आप लोग का 41 है। इसमें से आप लोग को 2 ही क्वेश्चन बनाना है। चलो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल को एक एप्लीकेशन लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर द अपकमिंग एनुअल स्पोर्ट्स मीट। कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य को, अपने जो तुम्हारे स्कूल होंगे, जो आपके स्कूल होंगे, अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखो। क्यों लिख रहा है एप्लीकेशन, रिक्वेस्टिंग हिम, उससे रिक्वेस्ट करो, अनुरोध करो, है ना, टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स मटेरियल, आपके जो खेल का जो सामग्री होती
फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स मीट। एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है ना, कहीं कहीं आप लोग की भी जगह पे होते हैं कि जो आसपास जो स्कूल होती है, 4-5 स्कूल मिलके स्पोर्ट्स करते हैं, ये स्कूल वो स्कूल आपस में खेलते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल को, जो खेल की सामग्री जैसे फुटबॉल होता है, बैट होता है, विकेट होता है ना, वो सब चीजें तो इस आपके स्कूल में मौजूद नहीं, इसलिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखो ताकि वो खरीद के आप लोग को दे दे। चलो लिखते हैं पत्र। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल रांची, ठीक है। टू द हेडमास्टर, देखो फॉर्मेट आप लोग को देख लेना, इसी तरीके से आप लोग को लिखना है। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल रांची, आपको हेडमास्टर पास लिखना है, लिख दिए यहाँ, ठीक है। गवर्नमेंट हाई स्कूल रांची, ये आप लोग एड्रेस मेंशन कर देना, यहाँ पे सर लिख देना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। आई बेग टू स्टेट दैट आवर स्कूल्स एनुअल स्पोर्ट्स मीट इज गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। कह रहा है कि हमारा जो एनुअल स्पोर्ट्स है ना, वार्षिक स्पोर्ट्स जो है, वार्षिक खेल जो है, वो हम लोग कब होने जा रहा है, एक मीट होने जा रहा है, कब, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, है ना। वी नीड सम स्पोर्ट्स मटेरियल, हम लोग को कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल की जरूरत है। नीड मतलब क्या, तो बच्चे जरूरत, तोड़ तोड़ के समझना है ना, तोड़ तोड़ के, आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग को मैथ आसान लगता होगा, हो सकता है किसी बच्चे को हिंदी आसान लगता होगा, तो आप लोग को इंग्लिश भी आसान लगेगा। आप लोग को तोड़ तोड़ के पढ़ना, रटना नहीं है ना। सम स्पोर्ट्स मटेरियल, हम लोग को जरूरत है कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल को, मतलब खेल सामग्री को। कौन कौन सा बाबू, फुटबॉल, है ना, फुटबॉल, क्रिकेट बैट्स, स्किपिंग रॉप्स एंड वॉलीबॉल्स फॉर द प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। कह रहा है कि प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ये सब चीजों की जरूरत है, फुटबॉल, क्रिकेट बैट्स वगैरह, है ना, ये सब चीजों की मुझे जरूरत है। क्यों जरूरत है, प्रैक्टिस करने के लिए और कंपटीशन के लिए, जो हमारा कंपटीशन होने वाला है। देयरफॉर आई काइंडली टू रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स मटेरियल एट द ईयर लिस्ट। कह रहा है कि काइंडली मुझे प्लीज ये सब प्रोवाइड कर दीजिए जो मुझे जरूरत है, हम लोग को जरूरत है स्पोर्ट्स मटेरियल एट द ईयर लिस्ट, जितना जल्दी हो सके। चलो आप लोग यहाँ पे थैंकिंग यू लिख देना, योर ऑबिडेंटली गणेश कुमार, ठीक है, क्लास 10 जो भी लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमारे यहाँ पे एक है बाबू पैराग्राफ, पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ। पैराग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आपके पैराग्राफ से भी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पैराग्राफ लिखने दिया है, माई एम इज लाइफ और माई फेवरेट गेम, दोनों में से कोई एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। चलो देखते हैं, टॉपिक है माई एम इज लाइफ, हम लोग माई एम इज लाइफ के बारे में लिख रहे हैं। चलो क्या लिखे हैं, चलो देखो, everyone has an aim in life, सभी के लिए जीवन में ना कोई एक लक्ष्य होता है। आप लोग का भी एक कोई लक्ष्य होगा, कोई वकील बनना चाहते होंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कोई डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कोई बिजनेसमैन बनना चाहते होंगे, कोई टीचर बनना चाहते होंगे, तो सबके जीवन में होता है। आप लोग को क्या क्या बनना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं जानना चाहता हूं, है ना, बच्चों का क्या सपना है, मैं जानना चाहता हूं। माई एम इन लाइफ इज टू बी बिकम अ टीचर। देखिए ये जो बच्चा है ना, इसका जो लिखा है, उसका जो लाइफ का जो लक्ष्य है ना, वो क्या है, टीचर बनना। क्या बच्चे, टीचर बनना, शिक्षक बनना। क्यों बनना है, चलो देखते हैं, लिखा हुआ है, अ टीचर इज द बिल्डर ऑफ द नेशन। राष्ट्र का निर्माण करने वाला कौन होता है, शिक्षक होता है। वही कह रहा है, टीचर जो होता है राष्ट्र का निर्माण करता है, यहाँ की भविष्य तैयार करती है, बच्चों को तैयार करती है। जो देश के इंजीनियर पैदा होते हैं, जो देश के डॉक्टर होते हैं, तो उन लोगों को पढ़ाया कौन हुआ रहता है, टीचर ही ना पढ़ाया हुआ रहता है। वही कह रहा है, आई वॉन्ट टू एजुकेट पुअर चिल्ड्रन हु कैन नॉट अफोर्ड स्कूल फीस। कह रहा है कि मैं चाहता हूं गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा देना, उसे पढ़ाना। क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाता स्कूल फीस को। बहुत गरीब से गरीब बच्चे, है ना, गरीब से गरीब बच्चे। अब झोपड़ी का बच्चा है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, है ना। आज भी भारत में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिसे स्कूल में नसीब नहीं हो पा रही पढ़ने के लिए, क्योंकि फीस कहां से देंगे, है ना। वही कह रहा है कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा कि जो लोग अपने स्कूल को फीस नहीं अफोर्ड कर पाते, नहीं दे पाते हैं। टीचिंग गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। टीचिंग मतलब जो हम पढ़ाएंगे वो मुझे संतुष्टि देगा, एंड रिस्पेक्ट, इज्जत देगा, है ना। टू अचीव माई एम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल एम लक्ष्य सोचने से नहीं होता मेरे बच्चे, करके दिखाने से होता है, ठीक है। क्योंकि लोग आपके बोलने को पसंद नहीं करते, आप जो करते हैं उसे पसंद करते हैं, ठीक है। तो करके दिखाना है, केवल सोचना और बोलना नहीं है, इसके पीछे मेहनत करना। टू अचीव माई एम, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, आई स्टडी हार्ड, मैं बहुत मेहनत से पढ़ रहा हूं। एंड ट्राई टू गेन नॉलेज इन एवरी सब्जेक्ट,
मैं सभी सब्जेक्ट में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड अ गुड टीचर कैन चेंज सोसाइटी, जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो सोसाइटी को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज करते हैं। एंड आई विश टू डू द सेम इन द फ्यूचर, मैं विश करता हूं, मैं विश करता हूं कि मैं भी फ्यूचर में ऐसा कर सकूं। चलो पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, क्या समझ में आया आप लोग को ना? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, 42 नंबर का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? एक सेकेंड, चल आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? सुटेबल मॉडल वर्ब को आप लोग को लिखना है। जो इस 3 क्वेश्चन में यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें सुटेबल मॉडल वर्ब को लिखना जो यहाँ पे दिया हुआ है। चलो, वी फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ वी वर्क हार्ड। हम लोग वी कैन सॉल्व, यहाँ पे क्या लगेगा बच्चे? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कैन, शुड, में। तो सोचो यहाँ क्या लग सकता है, यहाँ क्या लग सकता है? ठीक है, यहाँ क्या लग सकता है? सोचो जरा सोचो क्या लग सकता है। वी डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ वी वर्क हार्ड, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं अगर हम लोग मेहनत करेंगे। तो ये क्या एबिलिटी को बता रहा है, एबिलिटी को बता रहा है। बाबू यहाँ क्या लगेगा? कैन लग जाएगा, क्या लगेगा? कैन लग जाएगा। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, यहाँ पे शुड लगेगा बच्चे, क्यों लगेगा? क्योंकि स्टूडेंट को ना अपने टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। जब किसी चीजों को जैसे कि आपको रेगुलर पानी पीना चाहिए, आपको हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? तो ये आपका यहाँ पे शुड लगेगा। अब बाबू अगर हम बोल दिए आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए तो ये मस्ट होता है। इसमें क्या लगेगा? मान ले आप लोग को यू, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, यू डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे? ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन मान को चलो रहेगा मस्ट रहेगा या फिर शुड रहेगा। तो यहाँ पे बहुत बच्चे लिख देंगे शुड। नहीं बच्चे, यहाँ जो चीजें मस्ट है, जो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, तो वहां पे शुड सॉरी मस्ट लगेगा, है ना? और जो सलाह दे रहा है, शुड का यूज होता है सलाह देना, है ना? और मस्ट का यूज होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, चाहिए। बट जो मस्ट का यूज होता है वो यूज होता है जो चीजें जरूरी है, जैसे नियमों, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, इसलिए वहां पे शुड लगेगा। इट इज क्लाउडी, इट फिल द ब्लैंक्स रेन टुडे। जब हम उम्मीद करते हैं किसी चीज का तो वहां पे मैं लगता है कि बादल है तो बारिश होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। इस सेंटेंस को फॉलो, ये जो सेंटेंस है उसे ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना है। रिमूव टू से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? रिमूव टू से क्वेश्चन आएगा। क्या लिखा हुआ है? ही इज टू स्लो, वह बहुत स्लो है। टू विन द रेस, रेस में, है ना? वो बहुत स्लो है रेस में। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको बोलूंगा कि आप रेस में बहुत स्लो है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप लोग बहुत ज्यादा स्लो, इसलिए आप हार जाओगे, वही लिखा हुआ है। ही इज सो स्लो, बहुत ज्यादा स्लो है, दैट ही कैन नॉट विन द रेस, वो रेस नहीं जीत पाएगा, वो रेस नहीं जीत पाएगा। जब यहाँ पे रिमूव टू, जब हम इस टू को हटाना है, इसको हटाना है, रिमूव टू, इस टू को हटाना है, तो क्या होगा? ही इज सो स्लो, ही इज सो स्लो। जब टू हटा देंगे तो वहां पे सो लग जाएगा, ठीक है? दैट ही कैन नॉट विन द रेस, ही कैन नॉट विन द रेस, यहां पे क्या हो जाएगा? कैन नॉट लग जाएगा। जब वहां पे हम टू को हटा देंगे तो सो स्लो लग जाएगा, सेंटेंस में बदलाव आएगा और जीत नहीं सकता है। रिमूव टू को हटाने के बाद वहां पे कैन नॉट लग जाएगा। चलो, मैन इज मॉर्टल चेंज टू नेगेटिव, तो मैन इज मॉर्टल, तो जिसको नेगेटिव चेंज करना है तो मैन इज नॉट इमॉर्टल हो जाएगा, है ना? चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसको इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी, है ना? ही सेड टू मी, कोमा हट गया, दैट लग गया, ही आ गया यहाँ पे, आई की जगह पे, ही वाज माय फ्रेंड। जैसे सेंटेंस का मतलब क्या है मेरे बच्चे? वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो यहाँ पे इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? वह मुझसे कहता है कि वह मेरा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ये सेंटेंस का मतलब है कि वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो आई यहाँ पे जो लगा हुआ है ये हमारा ही में चेंज हो जाएगा, ही वाज, और यहाँ पे जो और लगा हुआ है यहाँ पे माई में बदल जाएगा, तो ही वाज माई फ्रेंड। समझ में आ गया? जिसको 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 इससे रिलेटेड और सारी जानकारी प्राप्त करना है ना, बहुत डिटेल में जानना है, तो आप लोग क्या करना, क्रैश कोर्स का आप लोग को नीचे स्क्रीन पे आप लोग को चल रहा होगा, वो परचेज कर लेना। आप लोग वहां पे बढ़िया से मैं डिटेल में एकदम आसान भाषा में सिखा दूंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है? रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे आप लोग का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, मतलब कि आप लोग के जो बुक्स है ना, बुक है ना, वहां पे अमांडा से क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, अमांडा से फर्स्ट फ्लाइट का जो बुक है उससे ये दिया हुआ है।
4-5 लाइन आप लोग को दिया हुआ रहेगा, ये एग्जाम में रहेगा, हर एक साल आता है, ठीक है। तो आप लोग को पोएम से काट के दिया हुआ है, पोएम को जो बीच वाला होता है, स्टार्टिंग होता है, कहीं से भी दे देगा, ठीक है। 4-5 लाइन क्या लिखा हुआ है पहले समझना है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, कह रहा है कि वो ज्वलंत धारियों में ना घूमते हैं, वह ज्वलंत धारियों में घूमते हैं, पोएम से काटा हुआ है। वह ज्वलंत धारियां, विविड स्ट्रिप मतलब होता है बच्चे, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टॉक्स मतलब होता है घूमना, ठीक है, स्टॉक्स मतलब होता है घूमना, और विविड स्ट्रिप मतलब होता है बच्चे ज्वलंत धारियां, है ना, विविड स्ट्रिप, ठीक है, ज्वलंत धारियां, ठीक है। कॉपी में आप लोग लिख सकते हो, जो कॉपी लेके बैठे होगे वेरी गुड, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, डोंट बाय योर नेल्स अमांडा, डोंट बाय योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत काटो अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधे मत झुकाओ अमांडा, स्टॉप द स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, मत झुको अमांडा, खड़े क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो अमांडा, है ना। ये कह रहा है, ये 4 लाइन का जो पोएम कह रहा है कि वह ज्वलंत धारियों में घूमता है, अपने नाखून मत काटो अमांडा, अपने शोल्डर मत झुकाओ अमांडा, और क्या कह रहा है, झुकना बंद करो अमांडा और सीधा बैठो अमांडा, है ना। चलो आगे देखते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज अमांडा आस्क्ड नॉट टू डू, अमांडा को क्या नहीं करने के लिए कहा जाता है। तो अमांडा इज आस्क्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स, नाखून काटने के लिए अमांडा को नहीं कहा जाता है। हर नेल्स और नॉट टू हंच हर शोल्डर्स एंड टू सिट स्ट्रेट, उसे कहा जाता है कि अपने कंधे मत झुकाओ और सीधा बैठो, उसे कहा जाता है, किसको, अमांडा को। अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड अमांडा सिट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, अमांडा जो है स्पीकर के अनुसार किस तरीके से बैठने के लिए कहा जाता है। तो बैठने के लिए कहा जाता है, तो अमांडा शुड सिट अप स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द अमांडा, सीधा बैठने के लिए कहा जाता है। अमांडा को कैसे बैठने के लिए कहा जाता है, तो सीधा बैठने के लिए कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं, हु इज स्कॉल्डिंग अमांडा इन दिस स्टैंजा, कह रहा है कि इसमें अमांडा को कौन डांट रहा है। ये सब जो बोल रहा है, आप लोग कुछ सोचते होंगे कि ये सब बोल कौन रहा है, अपने नाखून मत काटो, सीधा बैठो, झुको मत, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, तो इसकी मम्मी कह रही है, इसकी मम्मी कह रही है। हर मदर इज स्कॉल्डिंग अमांडा इन दिस स्टांजा, इसकी मम्मी वहां पे डांट रही है। स्कॉल्डिंग मतलब होता है मेरे बच्चे डांटना, आप लोग सीख रहे हो ना, कुछ कुछ तो नया चीज सीख रहे होंगे। स्कॉल्डिंग जिसे आता होगा वेरी गुड, जिसे नहीं आता होगा बता दे रहा हूं, इसका मतलब होता है डांटना। स्कॉल्डिंग मतलब डांट रही थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब द सीगुल फर्स्ट फ्लाइट, 45 नंबर का क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन ना बाबू आप लोग को 3 नंबर में आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चल, डिस्क्राइब द सीगुल फर्स्ट फ्लाइट, कह रहा है कि जो सीगुल होती है, पक्षी का नाम है, आप लोग के चैप्टर में दिया होगा यंग सीगुल, है ना। तो वहां पे एक पक्षी का है, तो उसके बारे में, उसकी पहली उड़ान के बारे में आप लोग को लिखना है। चलो लिखते हैं, द यंग सीगुल, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखो और समझो, है ना। द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगुल होती है वो उड़ने से डरती है, वो उड़ने से डरती है। जैसे आप लोग देखते होंगे मेरे बच्चे, जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, नन्ना मुन्ना बच्चा होता है, वो लोग भी क्या होता है, चलने से डरता है, वो लोग भी क्या होता है, चलने से डरता है कि गिर ना जाए। लेकिन उसी तरीके से पक्षियां जो होती है, वहां पे भी तो बच्चा होता है, तो वो उड़ने से डरती है ना। हिज पेरेंट्स ट्राई टू इनकरेज हिम, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो पापा मम्मी होते हैं, वो क्या करते हैं, इनकरेज हिम करती है ना, उसको साहस देती है। इनकरेज मतलब क्या होता है बच्चे, साहस, क्या होता है, साहस। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं अंकित सर आप लोग को ना बढ़िया तरीके से बता दूंगा, पूरा तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, ठीक है। तो पैसेंस के साथ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। बट ही रिफ्यूज्ड, वो इनकार कर देती है। उसके पापा मम्मी बोलते हैं कि उड़ो, साहस दिलाती है उड़ो, लेकिन वो इनकार कर देती है। वन डे, एक दिन, ड्यू टू हंगर, भूख के कारण, ड्यू टू हंगर, भूख के कारण, ही जंप्ड फ्रॉम द क्लिफ टू कैच अ पीस ऑफ फिश, वो कह रहा है कि वो टीला से कूद देती है। टीला से क्या होता है, कूद देती है। टू कैच अ पीस ऑफ फिश मतलब एक छोटी मछली का छोटी मछली को पकड़ने के लिए टीला से कूद देती है। जब भूखा रहेगा ना तो उसको खाना, भूखा रहेगा तो उसको खाना तो चाहिए ना, तो इसी के कारण, इसी वजह से वो टीला से कूद देती है। क्लिफ मतलब होता है मेरे बच्चे टीला, है ना। कॉपी में आप लोग ध्यान से लिख लो तब समझ में आएगा, जैसे से मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी लिख सकते हो, है ना। मछली को पकड़ने के लिए वो कूद देती है।
एज ही फेल गिरी, उसके बाद हिज विंग्स स्प्रेड, उसका जो था, जो विंग्स मतलब होता है मेरे बच्चे पंख, क्या होता है पंख, स्प्रेड फैला, स्प्रेड में क्या होता है फैला, पंख जो हुआ फैला, बट हिज विंग्स डज नॉट सपोर्ट हिम, लेकिन उसका पंख उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। आफ्टर सम एफर्ट्स, कुछ एफर्ट्स लगाने के बाद ही स्टार्टेड फ्लाइंग, वो उड़ना शुरू कर दी। ही वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह बहुत खुश हुई और एक्साइटेड हुई। ही रियलाइज्ड, वह महसूस की, समझी, दैट ही कुड फ्लाई एंड एंजॉयड हिज फैमिली इन द स्काई, वो उड़ सकती है और वो फैमिली में, अब फैमिली को वो साथ दे सकती है, फैमिली में जुड़ सकती है। कहां पे? आसमान में। जिस तरह के सारे पक्षियां उड़ती है ना, तो वो सोची कि हम अब खुश हो गए, हम सीख के उड़ना, जब थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाई। जैसे आप लोग को भी इंग्लिश पढ़ने में डर लगता होगा, कोई कोई बच्चे होंगे, है ना, तो इंग्लिश पढ़ने में डर लग रहा है। आप लोग यंग सिगुल से सीखो। यंग सिगुल को उड़ने से डर लगता था, आप लोग को इंग्लिश में डर लगता है आंसर कैसे लिखें। तो आप लोग जब थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाओगे ना, जिस तरीके से उसका एम क्या था? उड़ना, उस तरीके से आपका एम होगा इंग्लिश में अच्छा करना, है ना। तो इंग्लिश में आप लोग को थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाओगे तो आप लोग भी बस मस्त एकदम इंग्लिश में उड़ा दोगे, है ना। तो वही कहा, अपने फैमिली को ज्वाइन किया। जिस तरीके से आसमान में सारी पक्षियां उड़ती है ना, उसके फैमिली लोग उड़ते थे, वहां पे वो जुड़ गई। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा बच्चे। Why did लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? चलो देखते हैं। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, गरीब इंसान, किसान था। A hailstorm destroyed all his crops, जो हेलस्टॉर्म था उसका पूरा फसल को बर्बाद कर दिया। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना। He had no money, उस वक्त को पैसा नहीं था। टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। एंड ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसके पास दृढ़ विश्वास था। फर्म फेथ, दृढ़ विश्वास। फर्म मतलब बच्चे होता है दृढ़। समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग बताओ। फर्म फेथ इन गॉड, उसके पास ईश्वर पे दृढ़ विश्वास था। सो ही रोट अ लेटर, वो उसने पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड फीड हिज फैमिली। कह रहा है कि फिर से बीज बोने के लिए, जब उसका फसल बर्बाद हो गया है ना हेलस्टॉर्म से, तो क्या हुआ, आप वो क्या किया, पत्र लिखा ईश्वर के पास, 100 पैसों का डिमांड किया। कितना पैसों का? 100 पैसों का डिमांड किया, ताकि वो फिर से फसल बो सके, बीज बो सके और अपने फैमिली को खिला सके। चलो सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन डी में मेरे बच्चे 47 से लेकर 52 तक, 47 से लेकर 52 कितना हो गया बाबू? हाँ, इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन रहेगा, है ना, 5 क्वेश्चन रहेगा। 47, 49, 48, 49, 50, नहीं 6 क्वेश्चन है बाबू, 6 क्वेश्चन। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं तो। 6 क्वेश्चन 40, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। हाँ, 47 से लेकर 52 तक आप लोग का 6 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन बनाना है। और सेक्शन डी में मेरे बच्चे, सेक्शन डी में आप लोग का 20 नंबर रहेगा। मतलब आप लोग का 5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन को बनाना है ना। तो बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, है ना। चलो 5 मार्क्स का है, क्योंकि देखते हैं 47 क्या कह रहा है। व्हाई डज द पोएट एडमायर एनिमल्स? पोएट जो होता है वो जानवरों को एडमायर क्यों करता है, तारीफ क्यों करता है? इन व्हाट विटमेंस पोएम एनिमल्स, जो व्हाट इट मेंट, ये जो है ना राइटर का नाम, सॉरी पोएट का नाम है, कवि का नाम है। तो उसके जो पोएम है एनिमल में ना, तो उसमें वो दर्शाया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्यों कहता है, पढ़ते हैं हम लोग भी, है ना। द पोएट एडमायर्स एनिमल बिकॉज दे आर काल्म, सेल्फ कंटेन्ड एंड सेटिस्फाइड। जो होते हैं ना, जो जानवर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जानवर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ज्यादा वो संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, विनम्र होते हैं, है ना। जैसे इंसान के अंदर गुस्सा होता है, लेकिन जानवर के अंदर क्या होता है? नहीं होता है। वो लोग विनम्र होते हैं, है ना। वही कह रहा है। दे डू नॉट कंप्लेन और वरी अबाउट लाइफ एज ह्यूमंस डू। जो इंसान चिंता करते हैं किसी भी चीज को लेकर, वो जानवर नहीं करते हैं। वही कह रहा है, वो किसी चीज को लेकर चिंता करते हैं, वो चीज नहीं करते हैं। शिकायत भी नहीं करते हैं, कंप्लेन भी नहीं करते हैं। जिस तरीके से इंसान शिकायत करता है, उस तरह जानवर शिकायत नहीं करता है। एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड जेलसी। एनिमल्स जो होता है वो जेलसी से, मतलब ईर्ष्या से और लालची से मुक्त होते हैं। वो लोग लालची नहीं होते, जानवर लालची
नहीं होते हैं जानवर। क्या जानवर को पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए? अरे नहीं, उन लोग को थोड़ा सा मोड़ा खाना मिल जाए बस वही संतुष्ट है वो लोग, है ना। इंसान को लेकिन हवाई जहाज पे घूमना है क्या? अरे घूमो घूमो, सपना सबका होता है। दे लिव अ सिंपल पीसफुल एंड ऑनेस्ट लाइफ। जो वो लोग क्या होते हैं, शांति से सिंपल लाइफ जीते हैं, है ना, सिंपल लाइफ जीते हैं, पीसफुल लाइफ जीते हैं और ईमानदार जिंदगी को जीते हैं, है ना। एनिमल्स आर नॉट ग्रेडी, एनिमल्स लालची नहीं होते हैं, लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह वो लालची नहीं होते हैं। दे सी हिज सेटिस्फैक्शन इन एवरीथिंग, वो हर चीजों में संतुष्टि को देखते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव मैनी डिजायर्स लाइक ह्यूमंस, कह रहा है कि जो इंसानों की इच्छा होती है उसके जैसा जानवर की इच्छा नहीं होती है। विच द पोएट फाइंड्स एडमायरेबल, और जो पोएट होता है वो एडमायरेबल पाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आया ना पढ़ने में। कि बाबू एक बात है यहाँ पे कि रातों की तन्हाई में जब सब सो रहे होते हैं, कि रातों की तन्हाई में जब सब सो रहे होते हैं, तभी तो कोई चुपके से पढ़कर चैंपियन तैयार होते हैं। तो आप लोग भी चुपके से पढ़ो बाबू, रात में पढ़ो, सोना बिल्कुल नहीं भी 2-3 महीना, बड़े आराम आराम तो करो ही मत, है ना। अरे करो लेकिन पढ़ाई में फोकस करो, है ना। कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ मटलीडा एंड हर हस्बैंड, कह रहा है कि मटलीडा और उसके हस्बैंड का किस प्रकार लाइफ था आफ्टर द लॉस ऑफ डायमंड नेकलेस। जो हीरे का जो नेकलेस था, हार था, उसके खो जाने के बाद मटलीडा और उसके जो पति था उसका लाइफ कैसा था। चलो देखते हैं। आफ्टर लूजिंग हर नेकलेस, जब उसने हार को खो दिया, मटलीडा एंड हर हस्बैंड सफर्ड अ मिजरेबल लाइफ, वो लोग बहुत ज्यादा दुखी लाइफ जी रहे थे, बहुत ज्यादा। जब जैसे होता ना, वो लोग पति पत्नी थे, कौन, मटलीडा और हस्बैंड उसका पति, तो वो लोग थे ना, तो वो लोग जब हार को खो दिए, है ना, तो वे सब एक दुखी लाइफ जी रहे थे। माइजरेबल मतलब होता है मेरे बच्चे दुखी लाइफ, दुखी जीवन। दे वर्क हार्ड टू रिपे द लोन दे टुक टू बाय अ न्यू नेकलेस। कह रहा है कि वो लोग बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करने लगे। क्यों करने लगे? कि वो जो नेकलेस था ना डायमंड का, वो लोन पे लिया हुआ था, है ना, लोन पे लिया हुआ था ताकि उसको रिपे कर सके। जब खो गया बाबू तो नहीं समझेगा, जो दिया है उसको तो उसको पे करना पड़ेगा पैसा। तो इसलिए वो लोग क्या किया, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, क्योंकि खरीदते वक्त ना वो लोन पे खरीदा था। दे मूव्ड टू अ स्मॉल हाउस, वो लोग छोटा घर में मूव कर गए। डिसमिस देयर मेड, अपनी नौकरानी को हटा दिया, जो उन्हें नौकरों कर रखे थे उन्हें नौकरानी को हटा दिया। एंड डिड ऑल हाउस वर्क, उन्होंने सारा घर का काम करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग वॉशिंग डिशेस, है ना, बर्तन साफ करना, लॉन्ड्री एंड स्क्रबिंग फ्लोर्स, है ना, लॉन्ड्री करना मतलब कपड़ा धोना, एंड स्क्रबिंग फ्लोर्स जो हम लोग फर्श को साफ करते हैं, पोछा मारते हैं, है ना, वही चीज कह रहा है। उन लोग उसके लिए नौकर रखा था, वो नौकर हटा दिया, ठीक है, क्यों, अब गरीबी आ गया तो हटाना तो पड़ेगा ही ना, कहां से दोगे उतने पैसे। दे लिव्ड इन पॉवर्टी फॉर 10 years until they repaid the debt। कह रहा है कि जो उन्होंने उधार लिया था उसको चुकती करने के बाद, पूरा करने के लिए उसने 10 साल गरीबी जीवन बिताया। कौन? मटलीडा और उसके पति 10 साल बहुत ज्यादा गरीबी जीवन बिताया, और उसने लोन को जो लिया था, उधार जो लिया था, वो रिपे कर दिया, कंप्लीट कर दिया, है ना, रिपेड कर दिया, मतलब उसको चुकती कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ। हर हस्बैंड वर्क लेट नाइट, देर रात तक उसके पति काम करते थे, डूइंग वेरियस जॉब्स टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। जब बहुत ज्यादा उसके पे लोड आ गया था, है ना, तो उन लोग ना बहुत ज्यादा वो हार्ड वर्क करते थे, रात तक, है ना, बहुत तरीके का जॉब करते थे। क्यों? ताकि हम लोग एक्स्ट्रा पैसा कमा सके, एक्स्ट्रा पैसा हम लोग कमा सके, तभी तक लोन चुकती कर पाओगे, है ना। Who was Horace Denby? Horace Denby कौन था? And what kind of person was he? वो कैसा व्यक्ति था? चलो देखते हैं कैसा व्यक्ति था बाबू। Horace Denby was a professional lock maker। Horace Denby जो था ताला बनाने वाला व्यक्ति था। He was 50 years old। 50 साल का था। He was very fond of reading rare and expensive books। वो दुर्लभ और महंगे किताब को पढ़ना पसंद करता था। He maintained a good reputation as a respectable and ऑनेस्ट सिटीजन इन हिज डेली लाइफ। वह अपने दैनिक जीवन में वो मेंटेन करके रखा था अपने रेपुटेशन को। क्या? कि हम लोग इज्जतदार व्यक्ति और ईमानदार नागरिक का। जैसे होता है ना, कोई इंसान होता है, तो आप लोग के गांव घर में होता होगा कि कोई एक ऐसा इंसान होगा जो उसका समाज में इज्जत बहुत होगा, क्योंकि वो ईमानदार है ना, ईमानदार है और रिस्पेक्टेबल है, इज्जत है उसके पास, है ना, इज्जत है। बट ही वॉज प्लान्ड, क्या लिखा हुआ बाबू? बट ही वॉज, क्या हो जाता है कभी, हाँ, बट ही वॉज
प्लान रॉबरी, वो एक लूट का एक प्लान करता है वंस ईयर, साल में एक बार, है ना, टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, महंगे और दुर्लभ किताबों को खरीदने के लिए। ही यूज्ड टू स्टील फ्रॉम रिच पीपल्स बंगलो, कह रहा है कि वो अमीर लोगों के बंगलों में चोरी करता था, है ना, विथ ग्रेट क्लेवरनेस एंड प्लानिंग सो दैट ही कुड रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। कह रहा है कि वो बहुत चालाकी पूर्वक प्लान करके प्रत्येक साल एक चोरी करता था। कितना चोरी करता था वो? एक चोरी करता था, प्रत्येक साल एक चोरी करता था। कौन? हॉरेस टेनबी, ताकि वो रेयर और दुर्लभ और महंगे किताबों को पढ़ सके। तो चोरी भी कर रहा था, पढ़ने के लिए चोरी कर रहा। कैसा आदमी है ना। ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, वह पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था, बिकॉज ही रॉब्ड एवरी ईयर, लेकिन क्योंकि वो प्रत्येक साल लूटता था, चोरी करता था, लूटपाट करता था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है 50 नंबर का क्वेश्चन। बस थोड़ा सा पैसेंस रखो, है ना, पैसेंस रखो बाबू, सारा आपका आंसर मिल रहा है आप लोग को, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बाबू, है ना, समझने की जरूरत है। मैं ऐसे भी आंसर बता दूंगा, है ना, बढ़िया तरीके ऐसे ही बता दूंगा, बोलते जाऊंगा, समझ में भी नहीं आएगा। जब मैं समझा रहा हूं तो आप लोग समझने प्रयास करो, है ना। आप लोग को मैं बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, तो बढ़िया से पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि जिसने रखा है धैर्य वही हुआ सक्सेस, समझा ना। चलो ग्रिफिन का हम लोग ना कैरेक्टर स्केच को पढ़ते हैं। क्या कैरेक्टर स्केच? ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन बहुत ज्यादा बुद्धिमान वैज्ञानिक था, है ना। ही इन्वेंटेड रेयर ड्रग्स, वो एक दुर्लभ ना ड्रग्स का खोज किया था। टू बिकम इनविजिबल, अदृश्य होने के लिए, अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, अचानक हम गायब हो जाएंगे, सोचो, है ना, गायब हो जाएंगे, ऐसा वो ड्रग्स का खोज किया था। कौन? ग्रिफिन, सोचो कितना बुद्धिमान साइंटिस्ट था। बट टू बिकम इनविजिबल, उसे इनविजिबल होने के लिए ही हैड टू रिमूव वन क्लॉथ आफ्टर द अदर, वो एक के बाद सारा कपड़ा उतारते जाता था। जहां कपड़ा उतर गया वहां वो अदृश्य हो गया। वही कह रहा, His discovery did not work when he was fully dressed, उसका जो डिस्कवरी था वो पूरी तरह से काम नहीं करता था जब वो कपड़ा पहना हुआ रहता था। जब वो कपड़ा पहना हुआ रहता था तो उसका जो खोज था वो काम नहीं करता था। He always misused his discovery, वो हमेशा अपनी खोज का दुरुपयोग करता था। Once he had quarrel with his landlord, जब उसका अपने मकान मालिक के साथ एक झगड़ा हो गया। क्वारल मतलब मेरे बच्चे झगड़ा होता है ना, झगड़ा होता है। बाबू मैं सारा कैरेक्टर स्केच एक के बाद करवा दूंगा, सारा कैरेक्टर स्केच, ठीक है, सारा कैरेक्टर स्केच मैं एक के बाद एक करवा दूंगा। बस आप लोग की ना सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर दो मेरे बाबू, ज्यादा सपोर्ट। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे मेरे लिए उतना फायदा होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि बच्चे मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो सपोर्ट की जरूरत है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट शेयर कर दो, है ना। क्या लिखा हुआ है? इन एंगर, गुस्से में, ही सेट फायर टू द हाउस, अपने घर में आग लगा दिया। सोचो वो घर में आग लगा दिया, जहां पे वो रह रहा था ना, मकान मालिक जो उसका था, वो घर में आग लगा दिया, गुस्सा मार गया था। सोचो कितना बुड़बक है। व्हेन ही हैड नो मनी, जब उसके पास पैसा नहीं था, ही स्टॉल मनी फ्रॉम क्लर्जीमैन हाउस बाय बिकमिंग इनविजिबल, जब उसके पास पैसा नहीं होता ना तो क्लर्जीमैन के घर पे चोरी करता था, अदृश्य होकर चोरी करता था। सोचो, है ना, मतलब दुरुपयोग करता था। खोज कर लिया था, बड़ी अपने आप को होशियार समझता था, जहां तहां चोरी करता था, है ना। ही स्टोल क्लॉथ, कपड़ा भी चुरा लिया बाबू, फ्रॉम लंदन स्टोर, लंदन के दुकान से। एंड ही रोब्ड एट द शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज फैमिली, और दुकानदार को भी लूट लिया, जितना उसके पास पैसा था सब कुछ। सोचो कितना मिसयूज किया, है ना। खोज किया तो बाबू मानवता के लिए काम करना चाहिए, है ना। व्हेन कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट हिम, जब कांस्टेबल उसको अरेस्ट करना चाहा, प्रयास किया, ही बिकम इनविजिबल, वो अदृश्य हो गया, ठीक है, अदृश्य हो गया। इनविजिबल मेरे बच्चे होता है अदृश्य, क्या होता है? अदृश्य। एंड नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, उसको क्या करता है? धक्का देता है। नॉक्ड मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? धक्का देना। क्या होता है? धक्का देना। हिम अनकॉन्शियस, बेहोश कर दिया। मतलब जब उसको ना कांस्टेबल जब उसको अरेस्ट करना चाहा तो अचानक से वो गायब हो गया। जब गायब हो गया तो उसको ये कर दिया, अदृश्य हो गया, दिखता नहीं था, ठीक है, अदृश्य हो गया। तो वो क्या किया? कांस्टेबलों को मार दिया, और मारा से उसको बेहोश कर दिया, ऐसा मार दिया, ठीक है। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, वो कानून को नहीं मानता था। ही कुड हैव यूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, कह रहा है कि उसके जो डिस्कवरी था वो चाहता तो मानवता के लिए यूज कर सकता था। सो ही डिड नॉट डू दैट, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। सो वी डोंट लाइक हिम, इसलिए हम उसको पसंद नहीं करते हैं। कितना बढ़िया लैंग्वेज आप लोग को बता दिए, देख लो आप लोग, देख लो आसान लैंग्वेज में है कि नहीं है, आप लोग देख लो आसान लैंग्वेज में है या नहीं
है ना, कितना बढ़िया तरीके से, इससे अच्छा, इससे आसान लैंग्वेज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ठीक है, चलो वो 51 क्वेश्चन नंबर है ना, 51 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन ये है ना, थोड़ा क्वेश्चन ये जो है ना, थोड़ा आप लोग को टफ लगेगा, लेकिन बाबू डोंट फियर बिकॉज योर अंकित सर इज हियर। चलो आगे देखते क्या लिखा हुआ। एजुकेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग भोलीज लाइफ। एजुकेशन जो होता है वो भोली के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, रोल मतलब भूमिका निभाना, किसमें? ट्रांसफॉर्म होने के लिए, मतलब कि जो पहले थोड़ा सुस्त टाइप की थी उसको क्या करता है वो, मतलब भोली के लाइफ में वो एक ऐसा वो ट्रांसफॉर्म करता है एजुकेशन, शिक्षा, जो क्या होता है उसके जीवन में बदलाव लाता है, उसके जीवन में क्या आता है? बदलाव लाता है ना, उसके जीवन में क्या आता है? बदलाव लाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चे? डू यू थिंक एजुकेशन, डू यू थिंक एजुकेशन, डू यू थिंक एजुकेशन, है ना, डू यू थिंक एजुकेशन कैन एम्पावर गर्ल्स टू फेस चैलेंजेस इन सोसाइटी? कह रहा है कि आप क्या सोच सकते हो कि जो गर्ल्स को वो जो एजुकेशन जो होता है वो क्या करता है? एम्पावर देता है, शक्ति प्रदान करता है चैलेंज इन सोसाइटी, समाज से लड़ने के लिए। होता है कोई कोई गांव में वो कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, लड़कियों को छोटी सी उम्र में शादी कर दी जाती है, तो ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है। तो वही कह रहा है क्या शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, क्या वो महत्व निभा रहा है लड़कियों के जीवन में? क्या वो महत्व निभा रहा है लड़कियों के जीवन में, ताकि उस चैलेंज को फेस कर सके? देखते हैं। इलस्ट्रेट योर आंसर विथ रेफरेंस टू भोली स्टोरी। अपनी भोली की कहानी को लेते हुए, रेफरेंस करते हुए आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं आंसर इसका। थोड़ा आंसर बाबू इसका लंबा जाएगा क्योंकि ना क्वेश्चन इसमें ना घुमा के दिया है। पहले पता क्या पूछता था? पहले पूछता था कि भोली के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व था, भोली के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व था। अगर आप लोग इसका स्टोरी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, पहले वो सुस्त थी, हकलाती थी, है ना, पहले वो सुस्त थी, हकलाती थी, और क्या होता था कि वो लोग जो था ना हकलाती थी, बोल नहीं पाती थी, डरती थी, डरपोक भी थी। तो क्या हुआ, उसकी जो शिक्षक थी, है ना, जो स्कूल जाते थे, तो उसको साहसी बनाया, इनकरेज किया और जीवन में एक परिवर्तन लाया। समाज में बोला कैसे जाता है, क्या कैसे जाता है। तो वही कह रहा है कि शिक्षा का क्या ऐसा महत्व कि लड़की के जीवन में परिवर्तन ला दे। चलो देखते हैं। हाउ एजुकेशन एम्पावर गर्ल्स? यस एब्सोल्युटली, पहले आंसर देखते हैं। यस एब्सोल्युटली, हाँ, एजुकेशन जो है लड़कियों के जीवन में बदलाव लाता है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू एम्पावर गर्ल्स टू फेस एनी चैलेंज इन सोसाइटी। एजुकेशन जो है एक ऐसा हथियार है जो पढ़ाई के लिए, अपने सोसाइटी से लड़ने के लिए, एक पावर देता है। किसको? लड़कियों को। हाउ एजुकेशन एम्पावर गर्ल्स? एजुकेशन जो है लड़कियों को किस तरह से एम्पावर बनाता है ना, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहां पे गिव्स कॉन्फिडेंस। पहले उससे क्या करता है? कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है। एजुकेशन हेल्प्स अ गर्ल स्टॉप बीइंग शाय एंड अफ्रेड। कह रहा है कि एजुकेशन जो होता है ना वो लड़की को तेज बनाता है, और जो लड़की को होता है तेज बनाता है, मतलब कि जो डरपोक टाइप का होती है, डरपोक टाइप का डरती है जो, उससे क्या करता है? बंद करता है, उसको पहले बंद करता है। शिक्षा जो रहता है ना पहले लड़की को कॉन्फिडेंस देता है कि डरो मत, आगे बढ़ो, ऐसा, ठीक है। हिट गिव्स हर कॉन्फिडेंस टू स्पीक अप फॉर हर सेल्फ। कह रहा है कि उसे बोलने से ना, पहले उसे बोलने से क्या कहता है उसको, पहले इट गिव्स हर, उसको कॉन्फिडेंस देता है ताकि आप खड़ा होकर बोल सको, उसको शिक्षा क्या होता है? उसको कॉन्फिडेंस देता है ताकि आप खड़ा होकर बोल सको। सी लर्न्स अबाउट हर राइट्स। उसका क्या राइट बनता है, क्या हक बनता है, वो सीखी, जानती है, समझती है। एंड नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, और क्या गलत है क्या सही है वो चीज सोचती है ना, वो समझ जाती है। जब कोई भी बच्चियों को, कोई भी लोगों को शिक्षा देते हैं तो वो जान जाती है क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है ना। सी कैन मेक अ स्मार्ट डिसीजन अबाउट हर लाइफ एंड फ्यूचर। कह रहा है कि वो अपने निर्णय ले सकती है अपने जीवन के लिए, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? मेक हर इंडिपेंडेंट, उससे क्या करती है? आजाद भी बनाती है, ठीक है, आजाद बनाती है। एजुकेशन लीड्स टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन जो है क्या करता है? शिक्षा क्या करती है? आपको बढ़िया जॉब का मौका देती है, विच गिव्स हर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उसको क्या, ताकि वो आर्थिक रूप से आजाद रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे पैसों के लिए, है ना। इल्यूस्ट्रेशन फ्रॉम भोले स्टोरी। चलिए भोले स्टोरी साहब इसको हम इल्यूस्ट्रेट करते हैं, क्या है भोले स्टोरी से, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप इसी तरीके से लिखना तभी आपको आंसर मिलेगी,
ठीक, मैं आसान भाषा में बता दे रहा हूं। भोलीज लाइफ परफेक्टली शोज दिस ट्रांसफॉर्मेशन। भोलीज लाइफ था परफेक्टली, मतलब बहुत ही परफेक्टली शोज, मतलब क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म अगर कहीं पे हुआ है ना तो भोले के जीवन में हुआ है। वो उदाहरण हम जानते हैं की कहानी में पढ़े हैं, तो वो रियली रियली उसके जीवन में बदलाव हुआ है। क्योंकि बाबू वो एजुकेशन से पहले वो क्या था, सिंपल थी, टिमिड गर्ल थी, डरपोक लड़की थी, कोल्ड भोली सिंपलटन, वो स्टैमर्ड हकलाती थी। स्टैमर्ड मतलब क्या था बच्चे, हकलाना, हकलाना, आप लोग कॉपी में लिख लो हकलाना। टिमिड मतलब बच्चे डरपोक है ना, डरपोक, डरना नहीं है आप लोग का बाबू, डरना नहीं इंग्लिश से, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं सब कुछ, इंग्लिश से डरना बिल्कुल नहीं है ना। क्या लिखा हुआ है, हकलाती थी। एंड वाज साइलेंटली नेग्लेक्टेड बाय द हर फैमिली एंड सोसाइटी। वो नेग्लेक्ट की वजह हो गई थी, फैमिली से और सोसाइटी से वो अलग हो गई थी, है ना। उसको मतलब वैल्यू नहीं मिलता था, है ना। उसके जो पापा मम्मी जो थे, है ना, उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देती थी। शी वाज रेडी टू एक्सेप्ट, वो रेडी हो चुकी थी शादी से पहले, क्या रेडी हो चुकी थी, एक्सेप्ट कर चुकी थी टू एन अनइक्वल मैरिज बिकॉज शी लैक्ड द कॉन्फिडेंस टू प्रोटेस्ट। क्या रहा है कि वो रेडी हो चुकी थी, शी वाज रेडी, वो रेडी हो चुकी थी टू एक्सेप्ट कर ली थी क्या, एन अनइक्वल मैरिज। कह रहा है कि अनइक्वल मैरिज मतलब अनइक्वल मैरिज कि जो लड़की थी ना वो छोटी थी, और जो इसका शादी होता है दिसंबर रात से, उसका बहुत ज्यादा उम्र था, बहुत ज्यादा उम्र था। तो बहुत ज्यादा उम्र से एक छोटे बच्चे की शादी कर दी जा रही है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों एक्सेप्ट कर लेती है बच्चे, क्योंकि वो लैक्ड द कॉन्फिडेंस टू प्रोटेस्ट, उसके पास ना आत्मविश्वास नहीं सकता कि इसके विरोध में हम बोल सके। प्रोटेस्ट मतलब होता है मेरे बच्चे विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन, विरोध करना। तो उसको इतना ज्यादा भी उसके पास शक्ति नहीं था, बोलने का पावर नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इसके खिलाफ बोल सके। लेकिन आफ्टर एजुकेशन, शिक्षा के बाद क्या महत्व आया, चलो देखते हैं। आफ्टर एजुकेशन द टीचिंग एंड लव ऑफ हर टीचर गिव हर कॉन्फिडेंस। कह रहा है कि जो शिक्षा के बाद क्या हुआ, जो उसके जो पढ़ाते थी, जो प्यार करती थी, उसकी शिक्षक, वो क्या करता है, उसे कॉन्फिडेंस प्रदान करती है, कॉन्फिडेंस देती है। भोली को क्या करता है, वो कॉन्फिडेंस देती है। व्हेन हर फ्यूचर हस्बैंड, जब उसका पति दिसंबर डिमांडेड डाउरी एंड इंसल्ट हर एंड हिज फैमिली, हिज फादर। कह रहा है कि वो जब उसके शिक्षक जो उसको प्यार, जो उसको शिक्षक जो थी, शिक्षिका थी, है ना, जो उसकी मैम थी, जब उस भोली को प्यार करती थी, उस भोली को सिखाती थी, समझाती थी, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती थी, उसे मोटिवेट करती थी, तो क्या कि जो उसका हस्बैंड होने वाला था, हस्बैंड था, उससे क्या हुआ, दहेज मांग दिया। दहेज कितना मांगा था बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं जानना चाहता हूं। तो जो दहेज मांगा था ना, वो क्या हुआ, दहेज मांगा तो वो क्या हुआ, इंसल्ट का हो गया। किसका इंसल्ट हो गया, उसके पापा का, उसके पिता का और उसका, दोनों का इंसल्ट हुआ, है ना। भोली करेजियसली स्टूड अप, साहसी पूर्वक वो खड़ा हो गई। कौन, भोली जो बैठी हुई थी वो खड़ा हो गई, है ना। एंड स्पोक क्लियरली, साफ साफ बोल दी, क्या बोल दी, सी रिजेक्टेड, इनकार कर दी टू द मैरिज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने, फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने वो आकर खड़ा होकर, जो वहां पे बैठी हुई थी वो खड़ा होकर सबके सामने वो इनकार कर दी। क्या इनकार कर दी, स्टेटिंग दैट शी वुड नॉट मैरी सच अ मीन पर्सन। कह रहा कि इस मतलब ही, मीन पर्सन बाबू मतलब होता है, मीन पर्सन मतलब बाबू होता है, हाँ, मीन पर्सन होता है मतलबी इंसान, मतलबी, जिसको अपने आप से केवल मतलब हो, बाकी दुनिया कहीं भी जाए, ठीक है। चलो, वो क्या होती है, क्लियरली खड़ा हो जाती है, और बढ़िया जो बैठी हुई रहती है वहां पे, वो खड़ा हो जाती है और चिल्ला के बोलती सबके सामने, मैं शादी नहीं करूंगी। किससे, इस मतलबी इंसान से, लालची इंसान से, ऐसा वो भोली बोलती है ना। सी देन डिक्लेयर दैट she would teach in the village school and take care of her parents in their old age। जो जिस स्कूल में वो बचपन में पढ़ी थी, पुराने उम्र में पढ़ी थी, है ना, उस स्कूल में पढ़ाने का निश्चय लेती है कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, है ना, शादी नहीं करूंगी इस मतलब इंसान से, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में पढ़ के निकली हूं। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। जिन्होंने वीडियो को यहां शुरू से लेकर अंत तक कंटिन्यू देखा है, उसको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आप अपनी पहली पड़ाव पार कर लिए हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश को
किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से हम लोग को लिखना है ना। वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज वल्ली, वल्ली कैसी लड़की थी। डिस्कस हर क्वालिटीज, उसके अंदर जो क्वालिटीज था उसको डिस्कस कीजिए। कौन सा क्वालिटी? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, कोरेज, साहसी एंड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, आजादी का, ठीक है। डिपेंडेंट वो नहीं थी, वो उसके अंदर जो क्वालिटी था ना उसको डिस्कस कीजिए विथ एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से एग्जाम्पल लेके। बाबू क्वेश्चन ना थोड़ा सा घुमा के दिया है, पहले देता था कि वो वल्ली जो है वो कैसी लड़की थी और वो सफर कैसे की, कैसे वो सफर करती थी और घर के बाहर जो था डोर के सामने वो खड़ा होकर क्या दिखती थी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि वल्ली कैसी लड़की है, उसके अंदर जो क्वालिटीज है ना, कौन कौन सा? जिज्ञासा का, साहस का और इंडिपेंडेंस का, ठीक है। तो वो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। चलो स्टोरी से हम लोग लेके इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देते हैं, क्या लिखा हुआ है? वल्ली वाज एन 8-year-old गर्ल, 8 साल की लड़की थी बाबू, 8 साल की लड़की, 8 साल की लड़की, इतनी छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की, 8 साल की लड़की थी। हु वाज मच मोर मैच्योर, वो जो थी ना बहुत ज्यादा मैच्योर थी, है ना, मैच्योर थी। सेल्फ रिलायंट एंड डिटरमाइंड दैट अदर चिल्ड्रन हर हैज, कह रहा है कि वो बाकी बच्चों से ना वो अलग थी, बाकी बच्चों से अलग थी। उस एज में सारे बच्चे खिलौने खेलते थे लेकिन वो नहीं खेलती थी। उस बच्चे में सारे बच्चे इधर उधर भटकते रहते थे लेकिन वो नहीं भटकती थी। वो था बहुत ज्यादा वो मैच्योर थी। क्या है? सी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसके पास एक मजबूत इच्छा थी। टू सी द वर्ल्ड, दुनिया देखने के लिए। आउटसाइड हर विलेज, गांव के बाहर। गांव के बाहर क्या है नहीं है उसके दिमाग में आए बाबू कि हम चलिए हम लोग देखते हैं गांव के बाहर क्या है नहीं है। वो जानना चाहती थी, कौन? वल्ली, कि गांव के बाहर क्या है उसको वो जानना चाहती थी। वर्ल्डली क्वालिटीज विथ एग्जाम्पल, वर्ल्डली को जो मैंने क्वेश्चन में देखा, वर्ल्डली क्वालिटी को मेंशन करना है, कौन सा? एग्जाम्पल के साथ। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी जो जिज्ञासा है उसकी क्वालिटी को एग्जाम्पल के साथ, है ना। वर्ली वाज एक्सट्रीमली क्यूरियस अबाउट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड हर, कह रहा है कि वर्ली जो थी उसके आसपास क्या हो रहा है उसको जानने की बहुत ज्यादा इच्छा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे गांव के आसपास क्या हो रहा है, मेरे घर के आसपास क्या हो रहा है, वो जानने की उसे इच्छा था। स्पेशली द बस टाइट पास्ट हर विलेज एवरीडे, स्पेशल जो उसके गांव से विलेज प्रत्येक दिन पास होता था उसके बारे में उसको जानने की इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा था, है ना। एग्जाम्पल देख के समझते हैं क्या है बाबू। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बाहर से नहीं लेना बाबू, आपको स्टोरी से एग्जाम्पल लेना है। क्वेश्चन में वही पूछा था, समझा। चलो एग्जाम्पल देते क्या लिखा हुआ है। हर बिगेस्ट विश वाज टू राइड द बस, कह रहा है कि उसका जो बिगेस्ट विश था कि हम लोग बस में सफर करें, है ना। टू मेक दिस हैपन, इसको होने के लिए, है ना। शी लिसन केयरफुली, वो ध्यानपूर्वक सुनती थी। क्या सुनती थी? कन्वर्सेशन, बातचीत, बातचीत ऑफ रेगुलर ट्रेवलर्स टू फाइंड आउट इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक द डिस्टेंस ऑफ द टाउन, द टिकट फेयर 30 पैसे एंड द जर्नी टाइम। कह रहा है मेरे बच्चे, आप लोग को समझ में आ गया देखने के साथ, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि जो ध्यानपूर्वक सुनती थी, बातचीत, किससे बातचीत? जो वहां उस बस से सफर करते थे, बातचीत सुनती थी, ध्यानपूर्वक सुन रहा टुकुर टुकुर कि क्या इन्हें बोलता है, जो उस बस में सफर करते थे। आखिर उतरता होगा ना बाबू, चढ़ता होगा ना, वही कह रहे हैं, यहाँ पर सुनती थी। और क्या क्या वो डिटेल्स फाइंड की? वो डिटेल्स फाइंड की कि ये जो टाउन है कितना दूरी पे है, उसका जो टिकट है वो कितना पैसा लगता है, वो 30 पैसा लगता है। कितना पैसा लगता है? 30 पैसे, है ना, 30 पैसे, है ना। और जो उसका जर्नी टाइम है, जो यात्रा का टाइम है, वो कितना है, वो समय उसका देखती थी। करेज, साहस, है ना, साहस के बारे में उसका जो क्वालिटी था बाबू, साहसी लड़की थी। चलो उसको क्वालिटी भी देखते हैं। वोले शोड ग्रेट करेज, उसके पास एक महान साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट बोले सॉरी, साहस था, ठीक है, ग्रेट करेज था। जो वल्ली थी वो साहसी थी बहुत ज्यादा। बाय प्लानिंग एंड गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप, वो एक सोलो ट्रिप में जाना चाहती थी, प्लान की थी, विदाउट एनी एडल्ट सुपरविजन। कह रहा है कि कोई भी बड़े व्यक्ति को ना लेते हुए, ठीक है। कह रहा है कि उसको कोई किसी भी चीज की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो साहसी थी, वो चाहते थे कि हम अकेले सफर करें। अब 8 साल की बच्ची वो क्या करना चाह रही है? वो सफर करना चाह रही है। एग्जाम्पल क्या है? डिस्पाइट बीइंग ओनली 8 शी bravely traveled all the way to town and back alone। कह रहा है कि वो 8 साल की उम्र में टाउन से बाहर गई, बहादुरी पूर्वक बाहर गई और वहां से वो लौट के आई। दिस वॉज अ बिग एंड रिस्की एडवेंचर ऑफ हर चाइल्ड हर एज, उसकी उम्र का ये बहुत बड़ा रिस्क वाला काम है। 8 साल की बच्ची बाबू, 8 साल की बच्ची अगर वो गांव से बहुत दूर शहर चल जाती है तो कितना बड़ा रिस्क होता है कि खो जाना जाए, कोई कहीं खो ना जाए, कहीं भूल ना जाए, है ना, कहीं भटक ना जाए। वही कह रहा है कि बहुत बड़ा रिस्की थी, लेकिन क्यों गई? क्योंकि उसके अंदर साहस था। चलो आपके अंदर भी साहस है,
कुछ कर दिखाने का, तो दिखाओ बाबू, बोर्ड एग्जाम में आओ, टॉपर करो, है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर करो, स्टेट टॉपर करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, क्या लिखा हुआ है, वर्ली वाज इंडिपेंडेंट एंड वाज सेट टू ऑन द गोइंग एवरीथिंग हरसेल्फ विदाउट हर हेल्प ऑफ फेवर्स। कह रहा है कि वर्ली जो थी एक इंडिपेंडेंट थी, है ना, और वो क्या थी, अपने आप को वो मदद, बिना किसी मदद का वो सब कुछ करती थी, बिना किसी मदद का, विदाउट हेल्प और फेवर्स, बिना किसी मदद का, सपोर्ट का वो सब कुछ करती थी। एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल, सेविंग मनी, पैसे बचाती थी, है ना। शी शोड रिमार्केबल सेल्फ कंट्रोल बाय सेविंग एवरी कॉइन, वो क्या करती थी, वो दिखाती थी कि सब कुछ, पैसा जो है कैसे खुद को कंट्रोल किया जाता है ना, खुद कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये वो चीज करती थी। क्या करती थी, खुद को वो कंट्रोल करती थी, और वो प्रत्येक सिक्के को बचाती थी, प्रत्येक कॉइन को बचाती थी। पहले पैसे चलते थे बाबू, रुपये उतना बहुत महंगा था उस टाइम पे ना, ये स्टोरी बहुत पुराना है, तो पहले पैसे चलते थे, तो एक एक पैसे बाबू, 30 पैसा की जरूरत है, 30 पैसे में जाना, 30 पैसे में आना, 60 पैसा, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब एक सिक्का वो बचा रही है। She resisted to buy candy twice, showing her focus and discipline। कह रहा है कि वो चॉकलेट्स नहीं खरीदती थी, है ना, और खिलौने नहीं खरीदती थी, जो उसका पैसा मिलता था ना, जो मम्मी पापा से आप लोग को भी पैसा मिलता होगा बाबू कि जाओ ये खरीद लो, लेकिन वो नहीं खरीदती थी, खुद को वो कंट्रोल करती थी, और वो एक डिसिप्लिन और फोकस के साथ वो अपना सफर तय की, अपने डिजायर को वो पूरा की। बाबू 8 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, इससे आपको मोटिवेट लेने की जरूरत है कि 8 साल की बच्ची जो सोची थी कि हम लोग को सफर करना है, उसका लक्ष्य था कि हमको गांव के बाहर दुनिया देखने की, ऐसा गांव होता है, वो आप सब पढ़े होंगे, आप लोग जब बस में जाते थे खिड़की के बाहर देखती थी, इधर उधर, है ना, क्या है नहीं है सब कुछ देखती थी, उसको देखने का शौक था। तो अपने वो लक्ष्य को, अपनी इच्छा को वो पूरी की मेहनत के बलबूते। तो आप भी मेहनत के बलबूते पूरा कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ से हटते हैं, वीडियो आपका समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक पड़ाव पार कर लिया, आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिया। बाबू जिसने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखा है, जिसने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखा है, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। चलो बच्चे, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।